हेलो एवरीवन, दिस इज रिशु एंड आई वेलकम यू टू दिस प्लेटफॉर्म रिशु साइंस एकेडमी, जहां आज हम डिस्कस करेंगे ईवीएस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड टोटल 60 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आउट ऑफ 60 30 क्वेश्चन जो है आपको पेडागोजी के मिलेंगे एंड 30 क्वेश्चन हम थ्योरी के डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहले थ्योरी डिस्कस कर लेते हैं 30 क्वेश्चन, देन विल डिस्कस 30 क्वेश्चन ऑफ पेडागोजी, ईवीएस पेडागोजी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। एंड आई होप कि जो साइंस के मैराथन सेशन हुए हैं वो आपने देखे होंगे, अगर आपने पेपर 2 के लिए भी फॉर्म फिल किया है तो। ठीक है, क्योंकि रिवीजन सेशन और जितने भी सेशन हमने लिए हैं साइंस के वो भी आपने देखे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। और ये जो नोट्स हैं आपको मेरे टेलीग्राम चैनल रिशु साइंस एकेडमी पे मिल जाएंगे, इसका लिंक दे दूंगी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। एंड वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर दीजिएगा। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, with respect to the location of capital of India is Delhi. The direction of Lucknow, capital of Uttar Pradesh, and Jaipur, capital of Rajasthan, respectively are. कि दिल्ली के पर्सपेक्टिव में हमें दो स्टेट्स की जो है डायरेक्शन बतानी है, लखनऊ की एंड दूसरी जयपुर की। तो दिल्ली के कौन सी डायरेक्शन में लखनऊ है, कौन सी डायरेक्शन में जयपुर है, ये हमसे पूछा गया है। ठीक है, भारत की राजधानी की स्थिति के सापेक्ष लखनऊ और जयपुर की दिशाएं क्रमशः हैं। तो चलिए मैप पे लेके चलती हूँ। कहाँ है हमारा दिल्ली? ये है दिल्ली। हमसे पूछा है डायरेक्शन किसकी? लखनऊ की एंड दूसरी राजस्थान की। तो पहले इस तरह से डायरेक्शंस आप ड्रॉ कर लीजिए। ये है ईस्ट, ये है वेस्ट, दिस वन इज नॉर्थ एंड साउथ। अब लखनऊ की जो डायरेक्शन है दैट इज साउथ ईस्ट, ये साउथ ईस्ट डायरेक्शन में है दिल्ली के। एंड जो राजस्थान है ये है आपके साउथ वेस्ट डायरेक्शन में। ठीक है, तो आपका जो आंसर है वो हो गया साउथ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट। ओके, साउथ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट। साउथ ईस्ट में लखनऊ है, साउथ वेस्ट में जयपुर है। ठीक है, साउथ ईस्ट दक्षिण पूर्व एंड दक्षिण पश्चिम। तो ये हो गया आपके फर्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और ये मैप वाले क्वेश्चन ना हमेशा पूछता है। एक मैप वाला क्वेश्चन हो गया, दूसरा वो एलिफेंट हर्ड वाला क्वेश्चन हो गया। कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो हमेशा एग्जामिनर पूछता ही है, वो आते ही हैं। तो चलिए सेकंड क्वेश्चन पे डिस्कस कर लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, टीचर इज रिक्रूटेड इन स्कूल इन महाराष्ट्र. She is teaching about food and she gives an example of bharli bangi, which is a dish made up of. एक अध्यापिका की नियुक्ति महाराष्ट्र के विद्यालय में हुई है। वह भोजन के विषय में पढ़ा रही है तथा वह भरली बांगी का उदाहरण देती है, जो कि एक व्यंजन है जो बना है। मतलब हमें ये बताना है, हमसे ये पूछा गया है एक्चुअली कि ये जो भरली बांगी है ना, ये क्या इस मतलब किसका नाम है, किससे बनती है, मतलब वो क्या चीज है जिससे भरली बांगी बनती है, हमसे ये पूछा गया है। ठीक है, तो ये जो डिश है इसका नाम है स्टफ्ड बेबी एग प्लांट प्रिपरेशन, छोटे छोटे भरवा बैंगन, जिसको क्या कहा जा रहा है, भरली बांगी। और ये महाराष्ट्र की ही एक डिश है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ऑप्शन फर्स्ट, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फेदर ऑफ द बर्ड्स आर ऑफ डिफरेंट कलर, शेप एंड साइज, देयर फेदर हेल्प देम टू फ्लाई एंड। पक्षियों के पंख विभिन्न रंगों, आकारों एवं माप के होते हैं, इनके पंख उन्हें उड़ने में सहायता करते हैं। तथा मतलब जो बर्ड्स के फेदर हैं, पंख हैं, वो उड़ने के साथ साथ और किस चीज में बर्ड्स की हेल्प करते हैं? तो ऑप्शन दिए हुए हैं। फर्स्ट है ईट डिफरेंट टाइप ऑफ फूड, तो फेदर से तो नहीं खाते अपना खाना। कीप देम वार्म, यस, उनको वार्म रखते हैं। वॉक इन डिफरेंट वेज, वो फेदर की हेल्प से वॉक नहीं कर रहे बर्ड्स, सी नहीं होगा। डी है कीप देम वाटरप्रूफ। तो जो राइट ऑप्शन होंगे दैट इज बी एंड डी। बी और डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा कि जो उनके पंख हैं वो उन्हें गर्म रखते हैं तथा उन्हें जल सह बनाते हैं। तो राइट ऑप्शन है बी एंड डी, जो कि गिवन है आपके ऑप्शन नंबर सेकंड में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनिमल्स दैट ले एग्स हैव फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। ऐसे एनिमल जो एग ले डाउन करते हैं उनके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, वो हमसे पूछा गया है। जो पशु अंडे देते हैं उनकी निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं। तो जो एनिमल्स एग ले करते हैं ना, उनको हम कहते हैं ओविपेरस। दो तरह के एनिमल्स होते हैं, एक होता है ओविपेरस जो एग ले डाउन करते हैं, सेकंड होते हैं विविपेरस। विविपेरस होते हैं जो यंग वंस को बर्थ करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ह्यूमन बींग्स हो गए, एनिमल्स हो गए। तो वो एनिमल्स में भी जैसे काउ, बफेलो, जो मैमल्स होते हैं एक्चुअली, ठीक है, जो बेबीज को बर्थ करते हैं दे आर विविपेरस, और जो एग्स ले डाउन करते हैं दे आर ओविपेरस। तो हमसे पूछा गया कि जो ओविपेरस एनिमल्स हैं उनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। फर्स्ट है एक्सटर्नल एयर्स एंड हेयर ऑन देयर बॉडीज, उनकी बॉडी में ना हेयर नहीं होते, सॉरी।
Second, internal hair and no hair on their body. Yes, this is true. External hair and no hair on their body. फोर्थ भी नहीं है. जो राइट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर 2. उनके आंतरिक कान होते हैं एवं शरीर पर बाल नहीं होते हैं. क्लियर? तो सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. Question number 5 है the name of the first Indian women who reached the peak of the Mount Everest and pitched the national flag and took photographs of the event is. उस पहली भारतीय महिला का नाम जिन्होंने एवरेस्ट पर्वत की चोटी पर कदम रखा और राष्ट्रीय ध्वज गाड़ा, कई फोटो भी खींचे हैं. तो वो कौन है फर्स्ट इंडियन विमेन? वो है बचेंद्री पाल. ठीक है, वो है बचेंद्री पाल. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू रिगार्डिंग मणिपुर. और ये जो सेशन है ना, इसको एक पेपर की तरह ही लगाएंगे आप. ज्यादा डिटेल कुछ नहीं है, बता रही हूं मैं. आप पेपर की तरह इसको लगाते जाइए. ठीक है, और देखिए आपके कितने क्वेश्चन जो है आप सही कर पा रहे हो. ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर ए है मणिपुर मीन्स लैंड ऑफ ज्वेल्स, कि मणिपुर का अर्थ है जेवरों का देश. दिस इज ट्रू. लावनी इज द फोक डांस ऑफ मणिपुर. लावनी मणिपुर का लोक नृत्य है. तो ये गलत हो गया, क्योंकि लावनी जो है कहाँ का फोक नृत्य है, फोक डांस है? महाराष्ट्र का. महाराष्ट्र का. थर्ड है लोटेक लेक इज नोन फॉर सर्कुलर फ्लोटिंग स्वैम्प्स कॉल्ड फुमडीज. दिस इज ऑल्सो ट्रू. एंड मणिपुर इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बैम्बू प्रोडक्ट. तो दिस इज ऑल्सो ट्रू. तो जो राइट आंसर है आपके क्वेश्चन का वो है ए, सी एंड डी विच इज गिवन इन ऑप्शन नंबर 2. ए मणिपुर का अर्थ है जेवरों का देश, एंड सी है लोकटक ताल जाना जाता है फुमदी नामक गोलाकार तैरते हुए दलदलों के लिए. मणिपुर बांस के उत्पादों का सबसे बड़ा उत्पादक है. तो ऑप्शन नंबर ए, सी, डी, ऑप्शन नंबर सेकंड राइट आंसर हो गया आपके इस क्वेश्चन का. नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्क इज समथिंग वी डू. काम क्या है? कार्य ऐसी चीज है जो हम करते हैं. किस लिए करते हैं? अर्न फेम, नाम कमाने के लिए, यश कमाने के लिए. हैव फन, मनोरंजन के लिए. सपोर्ट वन सेल्फ एंड अदर्स, अपने को व अन्य लोगों को सहारा और भरण पोषण के लिए. या फिर सेव एनर्जी, ऊर्जा बचाने के लिए. तो जो राइट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर थर्ड. सपोर्ट वन सेल्फ एंड अदर्स, उसके लिए हम काम करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट एन एलिफेंट हर्ड. एलिफेंट हर्ड के बारे में कौन सा जो नीचे गिवन दी हुई है लाइंस, जो नीचे दी हुई है, कौन सी लाइंस जो है सत्य है? तो जो एलिफेंट का हर्ड है उसके बारे में थोड़ा सा मैं बता दूं आपको. एलिफेंट हर्ड में जो मेल एलिफेंट होते हैं वो 14 to 15 ईयर्स के बाद उस झुंड को, उस हर्ड को छोड़ के चले जाते हैं. तो उस झुंड में फिर फीमेल एलिफेंट्स होती हैं और उनके बेबीज होते हैं. फीमेल एलिफेंट्स एंड बेबीज जो हैं उस ग्रुप में, उस झुंड में रहते हैं. ठीक है, क्वेश्चन ऑप्शन फर्स्ट है देयर हर्ड ऑलवेज हैज 2 or more ओल्ड मेल एलिफेंट्स इन इट. जी नहीं. देयर हर्ड हैज ऑल मेल एलिफेंट एंड बेबी एलिफेंट. ये भी नहीं है. मेल एलिफेंट लिव इन द हर्ड टिल दे आर 14 to 15 years old. दिस इज ट्रू. डी है देयर हर्ड हैज ओनली फीमेल एंड बेबी एलिफेंट. दिस इज ऑल्सो ट्रू. तो सी एंड डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा कि नर हाथी झुंड के साथ 14 से 15 वर्ष की आयु तक रहते हैं. उनके झुंड में केवल मादाएं तथा हाथियों के बच्चे रहते हैं. तो सी और डी राइट ऑप्शन हो गया आपके इस क्वेश्चन का. नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द टेक्स्ट बुक फॉर क्लास 5 a map of Golconda Fort is given. On the right bottom of the map following scale is printed. एक स्केल दिया है कि 1 सेंटीमीटर जो है that is equal to 110 meter. Then if on the map the distance between the Fateh Darwaja and Patancheru Darwaja is 15.2 centimeter, the actual distance between these two places is, उनका actual distance हमें find out करना है if 1 centimeter is equal to 110 meter. Sorry. तो 15.2 सेंटीमीटर कितने के बराबर हो जाएगा? इसको आप मल्टीप्लाई कर दो 100 से, हाँ नहीं 110 से, क्योंकि 1 सेंटीमीटर अगर 110 मीटर के बराबर है तो 15.2 सेंटीमीटर जो है उसको 110 से मल्टीप्लाई कर देंगे एंड फिर आपका आ जाएगा इसमें 1672 मल्टीप्लाई करके. और हमने ऑप्शन तो जो दिए गए हैं दैट इज इन किलोमीटर. ये किलोमीटर्स में है, ये तो मीटर्स में आया. आप किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए आप इसको 1000 से डिवाइड कर दीजिए. 1 2 3 डॉट्स की 3 अक्षरों के बाद आप एक डॉट लगा दीजिए और आपका जो राइट आंसर हो गया 1.672. हमने कन्वर्ट क्यों किया? बिकॉज किलोमीटर में आंसर ऑप्शन दिए गए हैं. तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर थर्ड. क्लियर? चलिए, आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है सोना's फ्रेंड तारा इज फ्रॉम मिजोरम. सोना की फ्रेंड तारा जो है वो मिजोरम से है. तारा हैज डिफिकल्टी इन स्पीकिंग हिंदी. तारा को हिंदी बोलने में मुश्किल होता है बिकॉज इन मिजोरम द मेन लैंग्वेज स्पोकन आर, क्योंकि जो मिजोरम है वहां बोली जाने वाली जो प्रमुख भाषाएं हैं वो क्या है?
तो मिजोरम में कौन सी भाषाएं बोली जाती हैं? मीजो, लूसी और कुकी। मीजो, लूसी और कुकी, ये मिजोरम में भाषाएं बोली जाती हैं। Next question is, petroleum and coal are known as non-renewable fuel because they पेट्रोलियम और कोल दोनों ही क्या है? फॉसिल फ्यूल्स हैं। और हमें पता है फॉसिल फ्यूल बनने में मिलियन ऑफ ईयर जो है वो लग जाते हैं। दैट्स व्हाई दे आर नॉन रीन्यूएबल फ्यूल्स। तो इन्हें नॉन रीन्यूएबल फ्यूल इसलिए कहा जाता है बिकॉज दे कॉज पोल्यूशन, ये पोल्यूशन कॉज करते हैं। दे आर एक्सपेंसिव, दे आर ऑब्टेन्ड थ्रू फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन या फिर दे टेक मैनी ईयर्स टू फॉर्म। तो राइट ऑप्शन होगा दे टेक मैनी ईयर्स टू फॉर्म, काफी साल लग जाते हैं इनको बनने में। दैट्स व्हाई दे आर नोन एज नॉन रीन्यूएबल रिसोर्स। एंड उसके अलावा जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, ये वर्ड यहाँ दिया गया है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन जो है ना हम पेट्रोलियम का करते हैं। पेट्रोलियम से, जो पेट्रोलियम है जो हमारा क्रूड ऑयल है, उससे जब हमें यूजफुल प्रोडक्ट जो है लेने हैं, पेट्रोलियम से ही हमें कैरोसिन मिलता है, पेट्रोल मिलता है, डीजल मिलता है, वैक्स मिलती है, विटामिन मिलता है, काफी सारी चीजें हमें पेट्रोलियम से मिलती हैं। तो पेट्रोलियम को जब हम पेट्रोलियम से इन सारी चीजों को हमें सेपरेट आउट करना होता है तो हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के थ्रू इन चीजों को सेपरेट करते हैं। और अगर कोल की बात करें तो कोल से जो प्रोडक्ट बनते हैं लाइक कोक, कोल तार एंड कोल गैस, तो ये चीजें अगर हमें ऑब्टेन करनी है कोल से तो हम कोल को क्या करेंगे? डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करते हैं। कोल का डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करने के बाद हमें ये सारी चीजें मिलेंगी। डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन में हम कोल को इन द एब्सेंस ऑफ एयर हीट करते हैं, उससे फिर हमें कोक, कोल तार और कोल गैस जैसे प्रोडक्ट मिलते हैं जिनका अपना अपना यूज है। ठीक है, तो क्वेश्चन में तो ये पूछा गया था कि पेट्रोलियम और कोल जो है उन्हें नॉन रीन्यूएबल क्यों कहा जाता है, कि पेट्रोलियम तथा कोयले को अनवीकरणीय ईंधन कहा जाता है क्योंकि ये बनने में कई साल लगते हैं। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, माउंटेनियर्स कैरी ऑक्सीजन सिलेंडर विद देम बिकॉज दे नीड इट फॉर। जो पर्वतारोही हैं अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाते हैं क्योंकि इसकी जरूरत होती है खाना पकाने के लिए, क्योंकि पर्वत में ईंधन की उपलब्धता कम होगी, ऐसा नहीं है। अपने खाने को गर्म रखने के लिए उसमें उपस्थित ऑक्सीजन को जलाकर, जी नहीं, खाने को नहीं, अपने को मतलब खुद को गर्म रखने के लिए। थर्ड है सांस लेने के लिए क्योंकि अधिक ऊंचाइयों पर ऑक्सीजन की मात्रा कम मिलती है, टेंट लगाने के लिए सहारे के रूप में नहीं। तो ऑप्शन जो राइट ऑप्शन है आपके क्वेश्चन का आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर 3, ब्रीदिंग एज लेस ऑक्सीजन इज अवेलेबल एट हाई एल्टीट्यूड। जैसे जैसे आप हाई एल्टीट्यूड पे जाते हो ऑक्सीजन का जो अमाउंट है वो लेस होता जाता है। तो दैट्स व्हाई जो माउंटेनियर्स होते हैं वो अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाते हैं ताकि उनको सांस लेने में दिक्कत ना हो। ठीक है, चलिए, तो राइट ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 इंडियन स्टेट्स हैविंग कोस्ट ऑन द अरेबियन सी आर। 3 इंडियन स्टेट्स कौन सी हैं जो अरब सागर के किनारे पे हैं? अरब सागर के 3 भारतीय तटवर्ती प्रदेश हैं, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। तमिलनाडु तो बे ऑफ बंगाल की साइड है तो ये ऑप्शन नहीं होगा। महाराष्ट्र, कर्नाटका, पुडुचेरी, पुडुचेरी भी नहीं, से भी नहीं है। थर्ड है गोवा, महाराष्ट्र, केरला। गोवा, महाराष्ट्र, केरला जो है राइट आंसर है। तेलंगाना, केरला, कर्नाटका भी नहीं है क्योंकि तेलंगाना तो दूसरी साइड है, बे ऑफ बंगाल वाली साइड। तो गोवा, महाराष्ट्र, केरला जो है ना इस क्वेश्चन के राइट आंसर होंगे। एक बार मैप दिखा देती हूँ, ये देखो, ये है हमारा अरब सागर, ये है हमारा बे ऑफ बंगाल। अरब सागर के किनारे वाले जो जगहें पूछी थी दैट वाज गोवा, महाराष्ट्र, एंड केरला, महाराष्ट्र ये है, और केरला ये है। ठीक है, तो अरब सागर के किनारे ये सारी चीजें जो है, ये सारी स्टेट्स स्थित है। और वे ऑफ बंगाल की बात करें तो उसके किनारे पे उड़ीसा है, आंध्र प्रदेश है, पुडुचेरी है और तमिलनाडु है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मिनट चेक कर लूं कि रिकॉर्डिंग हो रही है कि नहीं, क्योंकि कल भी मैंने एक क्लास रिकॉर्ड की थी और जैसे ही मैं अपलोड करने लगी तो मैंने देखा उसमें रिकॉर्डिंग हुई नहीं थी, आवाज रिकॉर्ड नहीं हुई थी उसमें, एक्चुअली ये हिल गया होगा माइक मेरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 14th क्वेश्चन, द ट्रेडिशनल डांस ऑफ राजस्थान वेयर व्हील्ड women dancers balance 7 to 9 brass pots on their head is known as। राजस्थान का पारंपरिक नृत्य जिसमें घूंघट वाली महिला नृत्यांगनाएं सिर पर 7 से 9 पीतल के घड़ों को संभालती हैं, क्या कहलाता है? तो उस डांस को क्या कहते हैं? उस डांस फॉर्म को कहते हैं भवई। भवाई।
उसमें जो लेडीज हैं घूंघट किया होता है उन्होंने, और 8 से 9 पोर्ट जो है सिर पे संभाल के वो डांस कर रही होती है, तो उस डांस फॉर्म को भवाई कहते हैं। उसके अलावा ये जो कलवेलिया है और 13 तली है, ये भी राजस्थान की ही डांस फॉर्म है, राजस्थान की ही डांस फॉर्म है, बट अलग अलग तरीके से किया जाता है ये भी। इसमें 13 ताली वाला जो है ना, इसमें तो मुंह में स्वॉर्ड रख के जो लेडीज हैं डांस करती हैं, सिर पे पोट रखती हैं एक, और मुंह पे तलवार, तो इस तरह से डांस किया जाता है। और कलवेलिया 13 तली दोनों ही राजस्थान की डांस फॉर्म है, बट जो कथक है वो यूपी की डांस फॉर्म है, ठीक है। तो राजस्थान की ऐसा डांस फॉर्म जहाँ पे घूंघट करके 8-9 पोट सिर पे रख के लेडीज डांस करती हैं, वो है भवाई। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मधुबनी इज अ फेमस, मधुबनी क्या है, एक फेमस लेक है क्या राजस्थान में, जी नहीं। शॉल है बिहार की, जी नहीं। वोवन साड़ी है फ्रॉम आंध्र प्रदेश, ऐसा भी नहीं है। फॉर्म ऑफ फोक आर्ट पेंटिंग फ्रॉम बिहार, दिस इज ट्रू, एंड प्लेस इन बिहार, तो डी और ई जो है राइट ऑप्शन होगा कि बिहार की एक प्रकार की लोक कला चित्रकारी है मधुबनी, और बिहार का एक स्थान भी है, तो डी और ई दो ऑप्शन जो है सही होंगे इस क्वेश्चन के, राइट आंसर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टूरिस्ट हैज रिपोर्टेड एज फॉलोज, किसी पर्यटक ने नीचे दिए अनुसार वर्णन किया है कि आई एम इन अ विलेज, heavy rain is a common feature at this place. Here the villagers have made their house almost 10 to 12 feet above the ground on the bamboo pillars. The inner side are also made of wood. The roofs are slopy. The village must be in, मैं गांव में हूँ, भारी वर्षा यहाँ की सामान्य विशेषता है, इसलिए यहाँ के गांव के लोगों ने अपने घर बांस के खंभों पर धरती से लगभग 10 से 12 फुट ऊंचाई पर बनाए हैं। ये घर भीतर से भी लकड़ी के बने हैं। इन घरों की छतें ढालू हैं। ये गांव निम्नलिखित में से कहाँ होने चाहिए, तो जो गांव है ये कहाँ होने चाहिए, हिमाचल में, उत्तराखंड में, असम में, या फिर आंध्र प्रदेश में, तो ये जो घर हैं ये बनते हैं असम में, ठीक है। तो राइट ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है, द लार्जेस्ट फेयर ट्राइबल फेस्टिवल इन साउथ इंडिया इज, साउथ इंडिया का एक फेस्टिवल कौन सा है, सबसे बड़ा मेला कौन सा है, तो कुंभ मेला नहीं है, समक्का सरलम्मा जात्रा, दिस इज ट्रू, खर्ची उत्सव भी नहीं है, गंगा जी मेला भी नहीं है, तो राइट ऑप्शन है समक्का सरलम्मा जत्रा, जो कि साउथ इंडिया का एक फेस्टिवल है। चलिए नेक्स्ट है, तेलंगाना का फेस्टिवल है वो। It is a social concern that sewage in many cities in India is still cleaned by machine. ये एक सामाजिक चिंता का विषय है कि भारत में बहुत से शहरों में जल अभी भी मशीनों द्वारा साफ किया जाता है। मैल ढोने वालों के द्वारा हाथ से सफाई की जाती है। सबसे अच्छी सुविधा है निजी कंपनियों के स्वामित्व में है। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है कि क्लीन बाय मशीन, मशीन से क्लीन नहीं होता है, अभी भी मैनुअली ही चीजों को सीवेज को मैनुअली ही क्लीन किया जाता है। तो क्लीन बाय मैनुअल स्प्रेंजर्स, ये एक मेन कंसर्न है। ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोचमपल्ली इज द नेम ऑफ, तो पोचमपल्ली क्या है, किसका नाम है, फोक आर्ट पेंटिंग मेड विद स्पेशल कलर, साड़ी विद ट्रेडिशनल ज्योमेट्रिक पैटर्न ऑफ डाइंग, टाइप ऑफ गोड्स नहीं, रेंज ऑफ एंशिएंट टेम्पल, इंडियन टेम्पल भी नहीं, तो राइट ऑप्शन है कि साड़ियों का जिन पर पारंपरिक रंगाई के ज्यामितीय नमूने होते हैं, ये भी तेलंगाना की ही एक तेलंगाना में ही प्रेजेंट है, क्यों, जगह का नाम भी है पोचमपल्ली और साड़ियां भी बनाई जाती हैं पोचमपल्ली की, जहाँ पे जिसमें ज्योमेट्रिक पैटर्न जो है वो होता है साड़ियों पे, ठीक है। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2। चलिए, इसे सिल्क सिटी ऑफ तेलंगाना भी कहा जाता है पोचमपल्ली को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन, यस, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है, लेफ्टिनेंट कमांडर वाहिदा प्रिज्म इज अ डॉक्टर इन द इंडियन नेवी, यस, ये एक चैप्टर है जिसमें लेफ्टिनेंट कमांडर वाहिदा प्रिज्म की स्टोरी है। तो इसमें कहा गया कि वो एक डॉक्टर थी इन इंडियन नेवी, दिस इज ट्रू। वाहिदा प्रिज्म कम फ्रॉम अ वेरी स्मॉल विलेज, जम्मू के किसी विलेज से आई थी, एंड हैज डन हर स्कूलिंग फ्रॉम गवर्नमेंट स्कूल, दिस इज आल्सो ट्रू। वाहिदा प्रिज्म इज द फर्स्ट वीमेन टू लीड अ परेड, दिस इज आल्सो ट्रू। वाहिदा प्रिज्म इज मेडिकल ऑफिसर एंड जस्ट गिव मेडिसिन टू द पेशेंट, इज नॉट ट्रू। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा दैट इज ए, बी एंड सी, कि लेफ्टिनेंट कमांडर वहीदा प्रिज्म भारतीय नौसेना में डॉक्टर हैं। वहीदा प्रिज्म एक बहुत छोटे गांव से हैं और उनकी पढ़ाई सरकारी विद्यालय में हुई है। वहीदा प्रिज्म पहली महिला हैं जिन्होंने एक परेड की कमान संभाली। तो ऑप्शन नंबर ए, बी, सी जो कि दिया है ऑप्शन नंबर 3 में इज राइट आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। नेक्स्ट है, द यूनिक आर्ट ऑफ एम्ब्रॉयडरी ऑफ वाराणसी इज, वाराणसी की कढ़ाई की अद्वितीय कला है जरदोजी, हाँ जरदोजी, सॉरी, इसका जो राइट ऑप्शन है दैट इज जरदोजी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड वन यूज फॉर ट्रैवलिंग टू स्पेस? अगर ट्रैवलिंग आप करनी है आपको स्पेस में, तो इन चीजों में से, इन चारों में से कौन सी चीज में आप ट्रैवल करोगे? सैटेलाइट में तो नहीं करोगे, रॉकेट में करोगे, एरोप्लेन में नहीं, मेटियोराइड में नहीं, तो राइट ऑप्शन है रॉकेट में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीपल फ्रॉम विलेजेस माइग्रेट टू सिटीज एंड टाउन, कि गांव के लोग जो है ना शहरों में आ रहे हैं, बस रहे हैं, तो ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्यों माइग्रेट हो रहे हैं, स्थानांतरित क्यों होते हैं? बिकॉज फॉर बेटर हाइजीन एंड ओपन स्पेस, फॉर बेटर एयर क्वालिटी इन एंड हेल्थ प्रोविजंस, एयर क्वालिटी तो कैसी होती है शहरों में आपको पता ही होगा, फॉर बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज एंड एजुकेशनल फैसिलिटी। तो ऑप्शन नंबर थर्ड जो है राइट आंसर है आपके इस क्वेश्चन का, कि बेहतर रोजगार के अवसर तथा शैक्षिक सुविधाओं के लिए जो है पीपल जो है, लोग जो है गांव से शहरों और कस्बों की ओर स्थानांतरित होते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वी ऑब्जर्व दैट इन अर्बन एरियाज मोस्ट ऑफ द वेल्स which were functional about 40 years ago have dried up, कि ऐसे कुएं जो 40 साल पहले थे, मतलब 40 साल पहले तक वो थे, बट अब वो कुएं जो है ना सूख गए हैं। कंसिडर द फॉलोइंग पॉसिबल रीजन फॉर ड्राइंग द वाटर इन द वेल्स, कुओं में पानी क्यों सूख गया, उसका रीजन हमसे पूछा गया है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है कि नो वन वांट्स टू यूज वेल एज देयर आर टैप्स इन एवरी होम, ऐसा नहीं है। पीपल लव टू ड्रॉ अंडरग्राउंड वाटर यूजिंग इलेक्ट्रिक मोटर, आप लोग जो है ना डायरेक्टली मोटर लगा देते हैं घरों, कुएं में या अंडरग्राउंड पानी में, है ना, और जिसकी वजह से जो है अधिक वाटर, अधिक पानी जो है वो वेस्ट हो जाता है, एक्सेस वाटर निकल आता है मोटर से। और सी है द सॉइल अराउंड द ट्रीज वेल्स एंड नियर बाय एरिया इज नाउ कवर्ड विद सीमेंट कोल tar टू मेक सराउंडिंग क्लीन, जहाँ पे पेड़ पौधे हैं, कुएं हैं, उनके आसपास की जगह जो है उनको सीमेंट और कोल तार से बना दिया गया है वहां पे, तो इसकी वजह से पानी जो है सीप नहीं होता, पानी जो है अब्जॉर्ब नहीं हो पाता, क्योंकि पानी तो सॉइल ही अब्जॉर्ब करेगी ना नीचे, तो उस जगह को पक्का कर दोगे तो सॉइल अब्जॉर्ब, वाटर अब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन है द लेक्स पोन्ड इन विच रेन वाटर यूज टू कलेक्ट आर नो लॉन्गर देयर, कि जो पोन्ड्स थे, लेक्स थे, जहाँ पे रेन बारिश का पानी इकट्ठा होता था, अब वो वहां नहीं है, बिकॉज उस जगह, उन जगहों पे अब बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स जो है वो बन गई हैं। तो जो राइट ऑप्शन है ना कि कुएं सूखने का रीजन क्या है, दैट इज बी, सी एंड डी। ऑप्शन नंबर सेकंड में दिया है बी, सी एंड डी, कि लोग विद्युत मोटर द्वारा भूम जल खींचना पसंद करते हैं, पेड़ों, कुओं और आसपास की जमीन को सीमेंट कोल तार द्वारा ढक कर वातावरण को साफ बना दिया गया है। जिन झीलों में वर्षा का पानी इकट्ठा होता था अब वहां नहीं है, बिकॉज उन जगहों पर ऊंचे ऊंचे भवन देखे जा सकते हैं। तो बी, सी, डी इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा, जो कि दिया है आपके ऑप्शन नंबर 2 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन अकाउंट ऑफ योगा डे सेलिब्रेशन एन ईवीएस टीचर डिसाइडेड टू टेक 5th ग्रेड स्टूडेंट ऑन अ टूर टू द योगा कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। तो योगा कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड जो है वो कहाँ है? योग दिवस के समारोह में उपलक्ष्य में एक ईवीएस का अध्यापक तो निश्चय करता है कि वह 5वीं कक्षा के छात्रों को विश्व की योग राजधानी के भ्रमण पर लेके जाएगा, जिसका नाम है, तो उसका नाम है ऋषिकेश। ठीक है, ऋषिकेश को योगा कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, एट होम children are told to eat slowly and chew well. The most appropriate reason are, बच्चों को घर में धीरे धीरे खाना खाने के लिए कहा जाता है एवं अच्छी तरह चबाने के लिए कहा जाता है। इसका सबसे उपयुक्त कारण है कि दे ईट लेस, उनको आहिस्ते आहिस्ते खाने को इसलिए कहा जाता है ताकि वो कम खाना खाएं, ऐसा कुछ नहीं है। द टीथ रिमेन सेफ, दे डू नॉट ड्रिंक वाटर वाइल ईटिंग, खाना खाते खाते वो पानी ना पी ले, इसलिए उनको कहते हैं भाई तुम आराम से खाओ, धीरे धीरे अच्छे से चबा के खाओ, ये रीजन नहीं है। D had their food digest properly. This is the reason कि उनके भोजन का पाचन सही ढंग से होता है, That's why बच्चों को अच्छे से खाना चबाने के लिए कहा जाता है। ओके, तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी विच इज गिवन इन 4th पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाईएस्ट क्लास ऑफ रोड विच आर मोस्टली 6 lanes और अबव आर कॉल्ड, सड़कों का सर्वोच्च वर्ग जो अधिकतर 6 पथ या अधिक का होता है वह क्या कहलाता है? तो वह कहलाता है एक्सप्रेस वेज। 6 और 8 लेन रोड जो है ना, 6 और 8 लेन रोड जो है एक्चुअली उनको कहते हैं एक्सप्रेस वे, और जो 4 लेन रोड हैं उन्हें हम कहते हैं नेशनल हाईवेज। ठीक है, तो आपके क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दैट इज एक्सप्रेस वे। Next is solve the following riddle. On my head I have a crest. All say I dance the best. Of my feathers I am proud. I am
निम्नलिखित पहेली हल कीजिए। सिर पर मेरे ताज है, सुंदर नाच दिखाता हूँ, सुंदर पंखों पर नाच है, मैं हूँ, क्या हूँ मैं हूँ मोर। ठीक है, ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पॉपुलर आर्ट एंड क्राफ्ट ऑफ दमन एंड दीव इज। दमन और दीव की एक लोकप्रिय कला एवं शिल्पकारी है। बैम्बू क्राफ्ट नहीं है, ये नॉर्थ ईस्ट की होती है। वाली पेंटिंग, स्टोनवेयर नहीं। टोर्टोइस शेल क्राफ्ट जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है विटामिन एंड मिनरल्स आर कोल्ड माइक्रोन्यूट्रिएंट बिकॉज। विटामिन तथा खनिज लवणों को सूक्ष्म पोषक तत्व कहा जाता है क्योंकि क्योंकि माइक्रोन्यूट्रिएंट इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये कम अमाउंट में हमें रिक्वायर्ड होते हैं। माइक्रो और मैक्रो दो तरह के न्यूट्रिएंट्स होते हैं। माइक्रो होते हैं, माइक्रो का मतलब ही एक्चुअली होता है कम, लेस अमाउंट। मैक्रो का मतलब होता है मोर। माइक्रो मीन्स लेस, मैक्रो मीन्स मोर। तो माइक्रो न्यूट्रिएंट इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये हमें कम क्वांटिटी में चाहिए होते हैं, बिकॉज दे आर रिक्वायर्ड बाय ह्यूमंस इन स्मॉलर अमाउंट। तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3। मनुष्य में इनकी आवश्यकता कम मात्राओं में होती है। ठीक है, अब 30 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए थ्योरी बुक के। अब 30 क्वेश्चन हम करेंगे पेडागोजी के। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है पेडागोजी का आपका। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग statement explain the fact that environmental study is an interdisciplinary subject। जो आपकी ईवीएस है ना, वो एक इंटरडिसिप्लिनरी का मतलब होता है जब एक सब्जेक्ट को दूसरे सब्जेक्ट के साथ लिंक करके पढ़ाया जाता है, दैट इज इंटरडिसिप्लिनरी एंड इंटीग्रेटेड ऑल्सो। तो कौन सी स्टेटमेंट ये एक्सप्लेन कर रही है कि एनवायरमेंटल स्टडी जो है ना इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट है? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है कि इट इंटीग्रेट द नॉलेज ऑफ वेरियस सब्जेक्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग ऑल द एस्पेक्ट ऑफ एनवायरमेंट। दिस इज ट्रू। It is an interdisciplinary area which include concept in various forms. Option number C है, it is an area of interaction between bio, social and cultural environment. This is also true. It is an area of interaction and mutual dependence between living and non-living components. It is prior preparation of science and social science subject of upper primary classes. तो ऐसा कुछ नहीं है। जो ऑप्शन नंबर A, B, C है, that is the right answer of this क्वेश्चन। तो ए बी सी जो है फर्स्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ए बी सी ये पर्यावरण के सभी पहलुओं को समझने के लिए विभिन्न विषयों के ज्ञान को एकीकृत करता है। ये विविध रूप में अवधारणाओं को शामिल करने वाला एक अंतः अनुशासनिक क्षेत्र है। जैविक, सामाजिक व सांस्कृतिक पर्यावरण में होने वाली अंतःक्रिया का क्षेत्र है। तो ए बी सी जो है राइट आंसर होंगे आपके इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट है थीम बेस्ड अप्रोच इन ईवीएस हेल्प्स इन। कि जो ईवीएस में थीम बेस्ड अप्रोच होती है कि अलग अलग थीम होते हैं, सॉइल है, वाटर है ना, तो ये किस चीज में हेल्प करता है? पर्यावरण अध्ययन में थीम आधारित पद्धति सहायक होती है। किस लिए? कवरिंग ऑल कॉन्सेप्ट्स एंड इश्यूज, या फिर डेवलपिंग सेंसिटिविटी टुवर्ड्स द एनवायरनमेंट, डेवलपिंग स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप, बच्चे और टीचर का रिलेशनशिप को बनाने के लिए, डेवलप करने के लिए, एक्सेस नॉलेज होलिस्टिकली। होलिस्टिकली का मतलब होता है ओवरऑल डेवलपमेंट, ओवरऑल नॉलेज। तो एक्सेस नॉलेज होलिस्टिकली, दैट्स वाई उसको थीम बेस्ड पढ़ाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर सॉइल की बात करें या वाटर की बात करें तो साइंस में वो जो चीजें पढ़ेगा उसको फिर हम एसएसटी में किसी मतलब वाटर के टॉपिक में साइंस में आपने पढ़ लिया कि वाटर स्कैर्सिटी कैसे होती है, वाटर पोल्यूशन कैसे होता है। एसएसटी में आप पढ़ोगे कि वाटर हमें एक्चुअली मिलता कैसे है, कहाँ से आया है, उसकी गवर्नमेंट ने क्या क्या स्कीम्स चलाई हैं। तो इस तरह से क्या है, सभी सब्जेक्ट्स के को लिंक करते हुए आप उस टॉपिक को पढ़ते हैं। दैट्स व्हाई दिस इज थीम बेस्ड अप्रोच। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4, एक्सेस नॉलेज होलिस्टिकली, ज्ञान को संपूर्णता से अर्जित करने में सहायक होता है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट एक्सप्लेन द नेचर ऑफ सीसीई। सीसीई का मतलब है कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। तो कॉन्टिन्यूस और कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन इस स्टेटमेंट को, इसको कौन सी एक चीज डिफाइन कर रही है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है दिस इज एन असेसमेंट विच इज डन एट द एंड ऑफ लेसन एंड ईयर। जी नहीं, सिर्फ एक असेसमेंट है जिसको एंड में हम ले लेते हैं। दिस इज एन असेसमेंट ऑफ व्हाट हैज बीन लर्न्ड इंस्टेड ऑफ असेसमेंट फॉर लर्निंग। This is providing an opportunity to learn constructively. This is true. This is an assessment for learning instead of assessment of what has been learned. ये रचनात्मक रूप से सीखने के अवसर उपलब्ध कराता है। ये सीखे गए के बजाय सीखने के लिए का आकलन है।
ठीक है, सीखने के लिए आकलन है क्या, CCE। राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4, सॉरी ऑप्शन नंबर 3, C एंड D। ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका राइट ऑप्शन होगा। CCE इन EVS स्टैंड्स फॉर कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ EVS। EVS को के अध्ययन का उद्देश्य क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य है। टू प्रोवाइड डायरेक्ट इंफॉर्मेशन, डेफिनेशन एंड डिस्क्रिप्शन अबाउट द एनवायरनमेंट, की एनवायरनमेंट की उनको डेफिनेशन बता दी जाए, इंफॉर्मेशन दे दी जाए, दैट्स इट। टू डेवलप सेंसिटिविटी टुवर्ड करंट एनवायरमेंटल स्टडीज, उसके अलावा टू जनरेट सिचुएशन टू इंटरेक्ट विद एनवायरनमेंट एंड एक्वायर नॉलेज बाय सेल्फ, टू डेवलप द एफिशिएंसी टू रिमूव द एनवायरमेंटल प्रॉब्लम। तो तीनों ही ऑप्शन सही हैं, बी सी डी, कि मौजूदा पर्यावरण मुद्दों के प्रति संवेदनशील विकसित करना, परिवेश से अंतःक्रिया करके स्वयं ज्ञानार्जन करने की स्थितियां बनाना, पर्यावरण समस्याओं को दूर करने की कुशलता विकसित करना। तो बी सी डी जो है राइट आंसर होंगे आपके इस क्वेश्चन के। नेक्स्ट है इन एन EVS एन एनवायरमेंट एज अ कॉन्सेप्ट इज मेंट टू इंक्लूड, पर्यावरण अध्ययन में संप्रत्यय के रूप में पर्यावरण का सम्मिलित करता है फिजिकल एनवायरनमेंट एंड बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट। की EVS में क्या है, फिजिकल और बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट है ओनली, बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट, फिजिकल एनवायरनमेंट, सोशो कल्चर एनवायरनमेंट, या फिर फिजिकल एनवायरनमेंट एंड सोशो कल्चर एनवायरनमेंट, बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट, लाइफ प्रोसेस और सिस्टम तो आप नहीं पढ़ते हो, तो साइंस में पढ़ते हो आप हायर क्लासेस में। सोशो कल्चर एनवायरनमेंट, तो जो राइट ऑप्शन होगा ना दैट इज ऑप्शन नंबर 2। इसमें हम बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट के जैविक पर्यावरण, फिजिकल एनवायरनमेंट जिसे भौतिक पर्यावरण कहते हैं, और सोशो कल्चर एनवायरनमेंट जिसे सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण कहते हैं, इनके बारे में सीखते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। Next question है, while waiting for the school bus in the morning, Mona was asking her son Jayesh facts and definition for the EVS test to the held today. Which of the following statement are big barrier for learning of Jayesh? कि जयेश एक बच्चा है, तो उसकी मदर जब उसके साथ खड़ी है बस का वेट करने, तो वो कहती है आज जो तेरा टेस्ट होना है उसके क्वेश्चन, उसके बारे में वो कहती है कि उसकी जो फैक्ट्स और डेफिनेशंस है ना वो तो मुझे सुना। तो इससे पूछा गया है कि कौन सी ऐसी स्टेटमेंट है जो बिग बैरियर्स हैं लर्निंग ऑफ जयेश। तो मोना इज हेल्पिंग जयेश बाय डूइंग सो बिकॉज बाय रिवाइजिंग जयेश विल लर्न फैक्ट एंड डेफिनेशन बाय हार्ट। मोना ने इसलिए ऐसा किया, जयेश की हेल्प की ताकि वो दिल से डेफिनेशन को रट ले। तो रटाना नहीं है हमें चीजों को, बच्चों को एक्टिवली बच्चा जो है चीजों को सीखे, हमें इस तरह से बच्चे को प्रेरित करना है। बी है मोना इज हेल्पिंग जयेश बाय डूइंग सो बिकॉज फैक्ट्स एंड डेफिनेशन आर लर्न बेटर इन द मॉर्निंग आवर्स, इसलिए रटा रही है क्योंकि सुबह सुबह हमें जल्दी याद हो जाती है चीजें। ऑप्शन नंबर सी है Mona is making Jayesh anxious by you asking fact and definition instead of nurturing natural curiosity. D है Mona is making Jayesh anxious by asking fact and definition instead of developing process skills की उसको जो है ना इस तरह से रटानी नहीं चाहिए चीजों को, उसको और एंग्जियस कर रही है वो क्योंकि फैक्ट्स और डेफिनेशन सिर्फ रटाने से उसकी जो नेचुरल क्यूरियोसिटी है वो नहीं पूरी होगी। अगर आपको बच्चों को कुछ पढ़ाना है, कुछ सिखाना है, तो उसको एक्टिवली या तो करके दिखाओ, जो उसकी बुक में दिया गया है आप उसको बाहर, कहते हैं ना कि आउटसाइड द वर्ल्ड चीजें करके दिखानी चाहिए बच्चों को। मान लो फोटोसिंथेसिस के बारे में कोई चीज दी हुई है, सीड के बारे में दी है, तो आपको बच्चों को अगर आप प्रैक्टिकली उसको करके दिखाओगे तो अच्छे से उसको याद होगा। तो उसकी जो स्किल्स है उनको डेवलप करना है, रटाना नहीं है बच्चे को। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। डी है मोना इज मेकिंग जयेश एंग्जियस बाय आस्किंग फैक्ट एंड डेफिनेशन इंस्टेड ऑफ डेवलपिंग प्रोसेस स्किल्स। ठीक है, उसकी स्किल्स को डेवलप करना है, ना कि उसे चीजों को रटाना है। तो सी और डी जो है इस ऑप्शन के राइट आंसर होंगे कि ऐसा करके मोना प्राकृतिक जिज्ञासा का पोषण कर रही है, ऐसा करके मोना प्रक्रिया कौशल विकसित कर रही है। ठीक है, ये सबसे बड़ी बाधाएं हैं। सी और डी राइट ऑप्शन होंगे आपके, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ईवीएस टेक्स्ट बुक इज, ईवीएस की जो टेक्स्ट बुक है वो कैसी है? चाइल्ड सेंटर्ड ऑफ कोर्स है, होनी ही चाहिए चाइल्ड सेंटर्ड, टीचर सेंटर्ड नहीं होना चाहिए, सब्जेक्ट सेंटर्ड भी नहीं। कम्युनिटी सेंटर्ड, चाइल्ड सेंटर्ड और कम्युनिटी सेंटर्ड, बाल केंद्रित और समुदाय केंद्रित है ईवीएस की टेक्स्ट बुक। और ए और डी राइट ऑप्शन हो गया इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट है, व्हाइल टीचिंग फूड टू क्लास 4 स्टूडेंट, Rukmini made the student eat chaat, a popular food. He asked student to describe the taste and guess in the ingredient used in the chaat. This approach will help in the development of which of the following type of process skill? कक्षा 4 के विद्यार्थियों को भोजन पढ़ाते हुए रुक्मणी ने विद्यार्थियों को एक लोकप्रिय भोजन चाट खिलाया।
उसने विद्यार्थियों से इसके स्वाद का वर्णन करने तथा चार्ट में प्रयोग की गई सामग्री का अनुमान लगाने को कहा। ये उपागम निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रक्रिया कौशल को विकसित करने में सहायक है? तो इससे क्या हो रहा है, थ्योरेटिकल स्किल्स, थ्योरी तो कुछ नहीं कर रहे, वो खा रहे हैं, उनको खा के बताना है, टेस्ट और ऑब्जर्व करना है उनको कि इसमें क्या क्या चीजें, कौन से इंग्रेडिएंट्स यूज हुए हैं। प्रैक्टिकल स्किल नहीं, ऑब्जर्वेशन स्किल, स्किल ऑफ डिस्क्राइबिंग। तो इससे क्या है, टीचर क्या कर रही है, ऑब्जर्वेशन स्किल्स को अप्रोच, कौन से स्किल को अप्रोच कर रही है, ऑब्जर्वेशन स्किल, अवलोकन कौशल, क्योंकि बच्चों को खाना है, खा के उसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं उनके बारे में बताना है और टेस्ट के बारे में बताना है। दीज आर ऑब्जर्वेशन स्किल, जहां बच्चे अपने सेंसेस को यूज करेंगे, उसके बाद फिर वो बताएंगे उसके बारे में। तो ऑब्जर्वेशन स्किल राइट आंसर होगा आपके इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट है द स्किल्स डेवलप्ड बाय स्टूडेंट्स व्हेन दे कंडक्ट द एक्टिविटी गिवन इन द टॉपिक, व्हाट फ्लोट्स व्हाट सिंक। बच्चे जो हैं एक एक्टिविटी कर रहे हैं, जब विद्यार्थी विषय क्या तैरता है और क्या डूब जाता है में दिए गए क्रियाकलाप को संचालित करते हैं, तब उनमें जिन कौशलों का विकास होता है वो क्या है, ठीक है। तो कौन से ऐसे कौशल हैं, कौन से ऐसे स्किल्स हैं जो इस एक्टिविटी के थ्रू डेवलप हो रहे हैं? ऑब्जर्वेशन, डिस्कवरी, डिस्कशन, इंटरव्यू, क्वेश्चनिंग, कोऑपरेशन, ऑब्जर्वेशन, रिकॉर्डिंग, एनालिसिस, एक्सप्लेनेशन, डिस्कशन, कंसर्न फॉर जस्टिस एंड इक्वालिटी। ऐसा कुछ नहीं है। ऑप्शन नंबर थर्ड जो है राइट आंसर होगा। वो चीजों को पहले ऑब्जर्व करेंगे, कौन सी तैर रही है, कौन सी डूब रही है, अपने जो उनके पास डेटा होगा उसको रिकॉर्ड करेंगे, फिर उसको एनालाइज करेंगे। तो ऑप्शन नंबर थर्ड, प्रेक्षण, अभिलेखन, विश्लेषण जो है राइट आंसर होगा आपके इस क्वेश्चन का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है Radha, an EVS teacher, was making puri at her home on Diwali. Her daughter Geeta wondered why the puri puffed on frying. As a teacher, what should Radha do? एक राधा जो है एक EVS टीचर है, जब वो घर पे दिवाली वाले दिन घर पे पूरी बना रही थी, तो उसकी जो डॉटर है गीता, वो बड़ी आश्चर्यचकित हुई कि पूरी जो है ना एकदम से फूल गई फ्राई करने पे। एज अ टीचर वट शुड राधा डू? तो एज अ टीचर राधा को क्या करना चाहिए? टेल हर दैट वाटर मॉलिक्यूल्स गेट कन्वर्ट इनटू स्टीम एंड पूरी गेट पफ ड्यू टू स्टीम दस फॉर्म्ड। उसको ये कहना चाहिए कि जो पूरी में डो में जो वाटर था, वो जो वाटर मॉलिक्यूल थे वो स्टीम में कन्वर्ट हो गए, दैट्स व्हाई जो पूरी है फूल गई। या फिर आस्क हर टू थिंक अबाउट अदर सिमिलर ईटेबल्स दैट गेट पफ्ड लाइक चपाती एंड थिंक अबाउट द रीजन। या फिर उसको बोलना चाहिए कि ऐसी चीजें बताओ जो पूरी की तरह फूल जाती हैं। आस्क हर टू थिंक अबाउट द रीजन एंड एक्सप्लेन व्हाई पूरी गेट पफ्ड अपॉन फ्राइंग इन ऑयल। Show her that plate covering the rice utensil during cooking also move upward and ask what it moves upward। ऐसा कुछ नहीं है। हमें क्या करना है, बच्चे को खुद से क्रिटिकली वो सोच पाए, अपने जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो रख पाए, उसके लिए हमें उसको चीजों को खुद से करने देना है, खुद से कंस्ट्रक्ट करने देना है अपने नॉलेज को। तो आस्क हर टू थिंक अबाउट अदर सिमिलर टेबल्स दैट गेट पफ्ड लाइक चपाती एंड थिंक अबाउट द रीजन, दिस इज ट्रू। आस्क हर टू थिंक अबाउट द रीजन एंड एक्सप्लेन व्हाई पूरी गेट पफ्ड अपॉन फ्राइंग इन ऑयल। सो बी और सी जो है राइट आंसर होंगे आपके इस क्वेश्चन का। जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 जो है बी और सी राइट आंसर होंगे कि उससे इस तरह की अन्य फूलने वाली खाने की वस्तुएं जैसे चपाती के बारे में सोचने को कहें और इसका कारण खोजने को कहें। इसके कारण उससे इसका कारण सोचने और ये समझने को कहें कि तेल में तलने पर पूरी क्यों फूल जाती है। तो बी और सी राइट ऑप्शन होंगे। In class 4 chapter on changing times, students are expected to interact with their grandparents to find out what their childhood this approach relies on। कक्षा 4 के पाठ बदलते समय में विद्यार्थियों से ये अपेक्षा की जाती है कि वह अपने दादा दादी से संवाद करें और उनसे उनके बाल्यकाल के विषय में जाने। कि उनको कहा जाता है कि अपने ग्रैंड पेरेंट्स से ना अपने बचपन के बारे में पूछिए, उनसे जाने। तो ये जो उपागम है निर्भर है, दिस अप्रोच रिलाइज ऑन, ये अप्रोच क्या है, इट रिलाइज ऑन हिस्ट्री, आर्कियोलॉजी, रिटन रिकॉर्ड्स या ओरल हिस्ट्री। उनके जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं उनको ओरल हिस्ट्री बताएंगे कि जब तुम छोटे थे बचपन में तुम ऐसा किया करते थे, इस तरह की चीजें करते थे। तो ये क्या है, ओरल हिस्ट्री है। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ कैंप ड्यूरिंग इवनिंग Naima asked students to sweep their room for cleaning it. Mani said, my grandmother says that if we sweep the house after sunset, we will become poor. What should Naima do? कैंप में शाम के दौरान नाइमा अपने विद्यार्थियों से उनके कमरे साफ करने के लिए झाड़ू लगाने को कहती है। मनी कहता है, मेरी दादी कहती है अगर हम सूर्यास्त के बाद झाड़ू लगाएं तो हम गरीब हो जाएंगे। नाइमा को क्या करना चाहिए?
तो नाइमा को क्या करना चाहिए? टेल मनी दैट नो सच थिंग हैपन इफ वी स्वीप द हाउस इन द इवनिंग। उसे ये कहना चाहिए कि ऐसा कुछ नहीं होता, अगर हम शाम को झाड़ू भी लगाएं तो ऐसा कुछ नहीं होता है। तो दिस इज नॉट ट्रू। टेल मनी दैट कीपिंग द प्लेस वेयर वी लिव क्लीन इज एसेंशियल, सो स्वीपिंग मस्ट बी डन। मनी से कहें कि जहां हम रहते हैं ना, उस जगह को साफ रखना चाहिए, इसलिए झाड़ू लगाना चाहिए, चाहे वो दिन हो, रात हो, शाम हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ऑप्शन नंबर 2। उसके अलावा थर्ड है, मनी से पूछे कि क्या उसने ये देखने के लिए अगर सूर्यास्त के बाद झाड़ू लगाया जाए तो क्या होता है, कभी झाड़ू लगाया है? आपको ज्यादा अपना दिमाग नहीं लगाना है इसमें, सीधा बच्चे को समझाना है बस, ठीक है। मनी से कहें कि वह झाड़ू लगाकर इस बात की जांच करे कि ऐसा करके क्या गरीब हो जाता है, क्या वह गरीब हो जाता है, कुछ प्रूव नहीं कराना है आपको। ऑप्शन नंबर 2 जो है आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट है, स्टूडेंट्स आर एनकरेज टू एक्टिव एंगेज इन लर्निंग प्रोसेस, thus डेवलपिंग प्रैक्टिकल स्किल्स दैट विल बी हेल्प इन देयर लाइव्स लेटर, सच एन आइडिया डिपेंड्स ऑन। विद्यार्थियों को अधिगम क्रिया में सक्रिय भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, जिससे उनमें प्रक्रिया कौशलों का विकास होता है, जो उन्हें जीवन में मदद करेगा। ऐसा विचार निर्भर है डिस्कवरी अप्रोच, इंक्वायरी मेथड, वो किसी से इंक्वायरी, प्रेजेंटेशन, कुछ क्वेश्चनिंग थोड़ी ना कर रहे हैं। कंसेप्चुअल अप्रोच में नहीं है, एक्सपीरियंशियल लर्निंग है, जहां बच्चा खुद से करके सीखता है, उसे कहते हैं एक्सपीरियंशियल लर्निंग। तो ये क्या है? अनुभवात्मक अधिगम। ऑप्शन नंबर 4 जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, while on visit the zoo, students were observing rabbit. Kiran asked the teacher, which is the rabbit who ran the race with the tortoise? Where is tortoise? किरण का जो ये क्वेश्चन है, इट इंडिकेट्स विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव ऑफ ईवीएस लर्निंग। चिड़ियाघर की सैर के दौरान विद्यार्थी खरगोश देख रहे थे। किरण ने अध्यापिका से पूछा, किरण ने एक बच्चा है तो उसने अध्यापिका से पूछा, वह खरगोश कौन सा है जिसने कछुए के साथ दौड़ लगाई थी? वह कछुआ कहाँ है? उसने पूछा कि कछुआ कहाँ है। किरण के प्रश्न पर्यावरण अध्ययन अधिगम के किन उद्देश्यों को इंगित करते हैं? टू कनेक्ट चिल्ड्रन विद एक्सप्लोरेटिव एक्टिविटीज, टू नरिश द क्रिएटिविटी ऑफ चिल्ड्रन, to develop awareness toward environmental issues, to develop sensitivity toward wild animals। तो ये क्या कर, यहाँ क्या हो रहा है, बच्चा जो है, जो उसने बुक में पढ़ा है उसको, नॉलेज को आउटसाइड द लाइफ जो है कनेक्ट कर रहा है। तो टू कनेक्ट चिल्ड्रन विद एक्सप्लोरेटिव एक्टिविटीज, बच्चों को अन्वेषणात्मक गतिविधियों से जोड़ना। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका राइट आंसर होगा। Next question है, Shobit observe a picture in a book where girls are shown playing with pebbles, boys are shown playing cricket. He asks his teacher that why are boys and girls playing separately? Why are boys not playing pebbles? Why are girls not playing cricket? Which of the following EVS teaching objectives are included in this event? शोभित किताब में एक चित्र देखता है जिसमें लड़कियों को गोटियां खेलते हैं तथा लड़कों को क्रिकेट खेलते हुए दिखाया जाता है। वह अपने अध्यापक से पूछता है कि लड़के और लड़कियां अलग अलग क्यों खेल रहे हैं? लड़के गोटियां क्यों नहीं खेल रहे? लड़के गोटियां क्यों नहीं खेल रहे? लड़कियां क्रिकेट क्यों नहीं खेल रही? निम्नलिखित में से कौन से पर्यावरण अध्ययन शिक्षण उद्देश्य इस घटना में सम्मिलित हैं? डेवलपमेंट ऑफ हायर लेवल क्रिटिकल थिंकिंग, या फिर डेवलपमेंट ऑफ ब्रॉड कल्चरल एटीट्यूड एंड एस्थेटिक सेंसिटिविटी, डेवलपमेंट ऑफ एन अंडरस्टैंडिंग बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन एंड पिक्चराइजेशन, या फिर डेवलपमेंट ऑफ कॉग्निटिव एबिलिटी फॉर जनरेटिंग क्यूरियोसिटी अबाउट सोशल इवेंट। सो इससे क्या हो रहा है, ACD, इसमें ए डेवलपमेंट ऑफ हाई लेवल क्रिटिकल थिंकिंग, उच्च स्तरीय आलोचनात्मक सोच जो है विकसित हो रही है। उसके अलावा अवलोकन और चित्रण के आधार पर समझ को विकसित करना। डी है सामाजिक घटना के बारे में जिज्ञासु बनाने के लिए संज्ञानात्मक क्षमता को विकसित करना। तो राइट ऑप्शन होंगे आपके A, C एंड D। ठीक है, ACD इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज एन EVS टीचर यू वांट टू इंट्रोड्यूस द थीम ऑफ सीजन टू योर लर्नर्स ऑफ क्लास सेकंड, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग वुड बी द बेस्ट पेडागोजिक स्ट्रेटेजी। पर्यावरण अध्ययन के एक शिक्षक के रूप में आप कक्षा 2 के अपने विद्यार्थियों के समक्ष विषय ऋतुएं प्रस्तावित करना चाहते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक उत्तम शिक्षण शास्त्र युक्ति होगी? यूज चार्ट्स एंड बुक्स टू एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ सीजन, बुक और चार्ट को यूज करके सीजन के कॉन्सेप्ट को आप सिखा दे। यूज वीडियो ऑफ सीजन टू लेटर एक्सप्लेन सीजन ऑन ब्लैक बोर्ड, वीडियो दिखा दो फिर सीजन को ब्लैक बोर्ड पे बताओ। यूज न्यूज़पेपर टू रीड अबाउट आर्टिकल ऑन सीजन। यूज फूड हैबिट्स, क्लोथ्स worn and relevant local literature to develop their interest in season। आपको बच्चे को इस तरह से सिखाना है कि उसका खुद का
इंटरेस्ट भी डेवलप हो, बोरिंग तरीके से नहीं आपको चीजें सिखानी है। तो यूज फूड हैबिट्स, क्लोथ वर्न एंड रेलिवेंट लोकल लिटरेचर टू डेवलप इंटरेस्ट इन सीजन। ऋतुओं के विषय में रुचि का विकास करने के लिए भोजन की आदतों, पहनने के वस्त्रों और संदर्भित स्थानीय साहित्य का उपयोग करेंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट इज which of the following statement are the correct description of the nature of assessment? It is a part of teaching learning process that is continuous. It acquaints about the achievement level of student and what they don't know. It diagnoses the hindrance in learning and help in their removal. It acquaints about the tendency to learn, interest and prior एक्सपीरियंस ऑफ स्टूडेंट। तो ए सी डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा कि शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया का एक अंग है जो सतत चलता रहता है। विद्यार्थियों को उपलब्धि स्तर तथा उन्हें क्या नहीं आता है, उन्हें क्या आता है, क्या नहीं आता है, उसके बारे में अवगत कराता है असेसमेंट। और सीखने में आई बाधाओं का पता लगाकर कि मान लो आपने कोई चैप्टर करवाया, उसके बाद आपने टेस्ट लिया, कुछ बच्चों ने अच्छा स्कोर किया, कुछ बच्चों ने अच्छा स्कोर नहीं किया। तो कुछ बच्चों ने जिन्होंने अच्छा स्कोर नहीं किया, तो आपको पता चल जाएगा कि इन बच्चों को चैप्टर अच्छे से समझ नहीं आया है, कोई ना कोई बाधा आई है उनको सीखने में, तो आप उस चैप्टर को उसको दोबारा समझाओगे। तो बाधाओं को पता लगाकर उन्हें दूर करने में सहायक होता है असेसमेंट। तो ए बी सी जो कि गिवन है ऑप्शन नंबर फर्स्ट में राइट आंसर होगा आपके इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट है, एज EVS टीचर ऑफ क्लास 5 इन द चैप्टर बोल्ड टेल स्टोरी यू नीड टू इंट्रोड्यूस लर्नर्स टू हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स, विच मैथड यू थिंक विल सूट बेस्ट। कक्षा 5 के पर्यावरण अध्ययन शिक्षक के रूप में पाठ बोलती इमारतों के लिए आपको विद्यार्थियों को ऐतिहासिक इमारतों को प्रस्तुत करने की आवश्यकता है। आप क्या सोचते हैं कि कौन सी विधि सर्वथा उत्तम होगी? वर्चुअल टूर, ऑनलाइन गेम, क्यूज रिलेटेड टू हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट, passage reading on historical monuments, visit to local historical monuments followed by discussion, lecture discussion method। lecture method तो वैसे भी अपने आप में अच्छा नहीं माना जाता, तो visit to local historical monument followed by discussion। local historical monument में बच्चे को लेके जाएं, उसके बारे में उस पर चर्चा करें। तो स्थानीय ऐतिहासिक इमारतों का भ्रमण तत्पश्चात उन पर चर्चा। राइट आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर 3rd। Next question is, a teacher asked student to draw an ant. Some student made 4 legs of ant while some made 6 and 8 legs. What should the teacher do? अध्यापक विद्यार्थियों से एक चींटी का चित्र बनाने को कहते हैं। कुछ विद्यार्थी चींटी के 4 पैर बनाते हैं, कुछ 6 और कुछ 8 पैर बनाते हैं। अध्यापक को क्या करना चाहिए? Tell them that ant have 6 legs and not 4 or 8। बच्चों को सीधा बोल दो कि भाई जो चींटी है उसके 6 लेग्स होती हैं, 4 या 8 लेग्स नहीं होती। ऐसा नहीं करेंगे डायरेक्टली। टेल देम दैट स्टूडेंट हु मेड 6 लेग्स आर करेक्ट और बाकी सब गलत हैं। यूज देम अ पिक्चर ऑफ एन एंट एंड आस्क देम टू ऑब्जर्व द नंबर ऑफ लेग्स। एक पिक्चर दिखाएंगे और बच्चों को बोलेंगे पिक्चर में ऑब्जर्व करो लेग्स की कितनी टांगे हैं। या फिर गिव देम अ मैग्नीफाइंग लेंस, आस्क देम टू ऑब्जर्व द नंबर ऑफ लेग्स इन एन एंट। उनको एक मैग्नीफाइंग ग्लास देंगे और चींटी के पास लेके जाएंगे और बोलेंगे मैग्नीफाइंग ग्लास से नोटिस करो कि चींटी की कितनी टांगे हैं। ठीक है, तो जो बेस्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर 4। उन्हें आवर्धक लेंस देकर चींटी के पैरों की संख्या को देखने के लिए कहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कितने क्वेश्चन रह रहे हैं? अभी हैं 5-6 क्वेश्चन। Yes, as an EVS teacher of class 4 you have to introduce the concept of astronaut to learners. Which method will you follow? Explain the definition of astronaut and ask student to memorize। अच्छा, कक्षा 4 के पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में आपको विद्यार्थियों के अंतरिक्ष यात्रियों का संप्रत्यय प्रस्तावित करना है, इसलिए आप कौन से प्रक्रम का अनुसरण करेंगे? आप कहोगे कि डेफिनेशन बता दोगे आप, कीवर्ड एक्सप्लेन द डेफिनेशन ऑफ एस्ट्रोनॉट एंड आस्क स्टूडेंट टू मेमोराइज। बच्चों को कहेंगे इस डेफिनेशन को रट लो, रट्टा लगा लो तुम बस इसको। डिलीवर अ लेक्चर ऑन एस्ट्रोनॉट, या फिर सिर्फ एक लेक्चर दे दोगे। शेयर बायोग्राफी ऑफ एस्ट्रोनॉट ऑफ इंडिया एंड देन हाईलाइट मेन फीचर्स। या स्टोरीज के थ्रू बच्चों को समझाएं ताकि बच्चे को वो चीजें लॉन्ग टर्म तक याद रहें। रटाना नहीं है, चीजों को समझाना है। Share stories on astronauts to help students understand the concept। ऑप्शन नंबर 4, अंतरिक्ष यात्रियों की कहानियां साझा कीजिए और विद्यार्थियों को विषय को समझने में सहायता कीजिए। ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यश आस्क्ड हिज टीचर why some food products packets
आर लेबल्ड विद रेड while some food product packets are labeled with green dot। आपने भी देखा होगा जब आप मार्केट में कुछ खरीदते हो, मान लीजिए आपने कोई केक खरीदा, ब्रिटानिया केक आते हैं ना, केक खरीदा है, बिस्किट खरीदे या रस्क के पैकेट खरीदे, तो आपने देखा होगा कई कई पैकेट्स पे ना ग्रीन डॉट होता है, कई कई पैकेट्स पे रेड डॉट होता है। तो बच्चा पूछे कि ये जो ग्रीन और रेड डॉट है ये क्यों है। टीचर एक्सप्लेन दैट ग्रीन डॉट इंडिकेट्स वेजिटेरियन फूड व्हाइल रेड डॉट इंडिकेट नॉन वेजिटेरियन फूड। तो टीचर ने बताया कि जो रेड डॉट है वो बताता है कि ये वेजिटेरियन फूड है, रेड डॉट हमें ये बताता है कि ये नॉन वेजिटेरियन फूड है। He asked student to observe various food product packets and analyze them as vegetarian and non-vegetarian। उसने टीचर ने बच्चों को कहा कि विभिन्न भोजन उत्पादों को पैकेट देखकर उन्हें शाकाहारी तथा मांसाहारी में सूचीबद्ध करने को कहा। इस गतिविधि में निम्नलिखित में कौन सी प्रक्रियाएं शामिल हैं। तो कौन सी एक्टिविटी हो रही है, आइडेंटिफिकेशन, इमेजिनेशन कुछ नहीं कर रहे, बायसनेस भी कुछ नहीं कर रहे, वो आइडेंटिफाई करेंगे, वो चीजों को क्लासिफाई करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ वेजिटेरियन एंड नॉन वेजिटेरियन। तो आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन, ए और डी राइट आंसर हो गया आपके इस क्वेश्चन का। पहचान करेंगे फिर उसको वर्गीकरण करेंगे, तो ए और सी नहीं सॉरी ए और डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज एन ईवीएस टीचर यू डिसाइड टू फैमिलियराइज स्टूडेंट विद कंटेम्प्रेरी इश्यूज रिलेटेड टू एनवायरमेंट। कंटेम्प्रेरी का मतलब होता है जो लेटेस्ट इश्यूज चल रहे होते हैं, करंट, जो करंट इश्यूज हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड यू प्रेफर। एक पर्यावरण अध्ययन शिक्षक के रूप में अपने विद्यार्थियों को पर्यावरण से संबंधित समकालीन मुद्दों से परिचित करवाना है, तो निम्नलिखित में से आप किसे प्राथमिकता देंगे। आस्क स्टूडेंट टू वॉच न्यूज चैनल, बच्चों को कहो कि रोज न्यूज चैनल देखो, या फिर आस्क स्टूडेंट टू सब्सक्राइब टू न्यूज़पेपर्स एट होम, घर पे अखबार लगवा लो, रिलेट रेलिवेंट आर्टिकल्स इन क्लास एंड ऑल्सो शेयर देम। उनको जो संबंधित लेख हैं उनके बारे में डिस्कस करें और मतलब बच्चों को बताएं और उनसे डिस्कस करें। रिलेट रेलिवेंट आर्टिकल्स इन क्लास एंड ऑल्सो शेयर देम। टॉक टू पेरेंट्स टू इंश्योर न्यूज़पेपर रीडिंग। बच्चों पेरेंट्स को कहते हैं कि बच्चे ना बच्चों को न्यूज़पेपर पढ़ाया करें, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं करना है, आपको खुद से बच्चों के साथ उन इवेंट्स को शेयर करना है। तो कक्षा में संबंधित लेखों का उल्लेख करेंगे एवं उनको साझा भी करेंगे, डिस्कस भी करेंगे उसके बारे में। ऑप्शन नंबर थर्ड जो है राइट आंसर हो गया आपके इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट है, जॉन इज फॉर्मिंग एनिमल शैडोज विद द हेल्प ऑफ हिज हैंड्स and ask student to guess which animal is being formed in the shadow. Which of the following process are involved in this activity? बच्चे इस एक्टिविटी में क्या करेंगे, प्रिडिक्ट करेंगे, ऑब्जर्वेशन करेंगे, इन्फेरेंस कंक्लूजन करेंगे, या डिस्क्रिप्शन या फिर डिस्क्रिप्शन। तो इसका जो राइट आंसर होगा ना दैट इज प्रिडिक्ट करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, इन्फेरेंस, फाइनल कंक्लूजन निकालेंगे कि अच्छा ये कुत्ते की इमेज है, बिल्ली की है। तो ए बी सी जो है राइट आंसर होगा। उनको बस बताना है, डिस्क्रिप्शन नहीं देना है, पूरा वर्णन नहीं करना है चीजों को। ए बी सी राइट आंसर हो गया। अनुमान लगाएंगे, अवलोकन करेंगे, फिर फाइनल निष्कर्ष निकालेंगे। तो ए बी सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटीग्रेटेड पर्सपेक्टिव इन ईवीएस डिनोट विच ऑफ द फॉलोइंग। पर्यावरण अध्ययन में एकीकृत संगठित परिप्रेक्ष्य निम्नलिखित में से किसे निर्दिष्ट करता है। तो किसे करता है निर्दिष्ट, ये हमसे पूछा गया है। फर्स्ट है, ड्रॉ इनसाइट फ्रॉम साइंस एंड सोशल साइंस, ड्रॉ इनसाइट फ्रॉम एसएसटी एंड एनवायरमेंट एजुकेशन ओनली, ड्रॉ इनसाइट फ्रॉम साइंस एंड एनवायरमेंट एजुकेशन, ड्रॉ इनसाइट फ्रॉम साइंस एसएसटी एंड एनवायरमेंट एजुकेशन। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है राइट आंसर होगा कि विज्ञान, सामाजिक अध्ययन एवं पर्यावरण शिक्षा से पूरी जानकारी, ठीक है। इंटीग्रेटेड का मतलब ही होता है एक सब्जेक्ट को दूसरे सब्जेक्ट के साथ लिंक करके हम पढ़ाएं। तो ऑप्शन नंबर जो 4 है वो राइट आंसर हो गया आपके इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीनी आस्क्ड हिज टीचर व्हाई आर द स्टेम्स ऑफ प्लांट्स राउंड एंड नॉट स्क्वायर। कि जो प्लांट्स की स्टेम है वो राउंड क्यों होती है, वो स्क्वायर शेप की क्यों नहीं होती है, ठीक है। व्हाट शुड टीचर डू, टीचर क्या करेगी, टीचर शुड टेल स्टूडेंट दैट दे विल लर्न अबाउट दिस इन हाउ, कि तुम ना ये सब चीजें हायर क्लासेस में पढ़ोगे। या फिर टीचर शुड एक्सप्लेन स्टूडेंट द रीजन ऑफ राउंड स्टेम इज द ग्रेविटी, कि बच्चों कहे कि इसका जो रीजन है दैट इज ग्रेविटी। या फिर टीचर शुड आस्क स्टूडेंट टू थिंक अबाउट द रीजन फॉर द राउंड शेप ऑफ स्टेम। बच्चे से ना खुद सोचने के लिए अपना दिमाग यूज करने को कहेंगे, अपनी क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिटिकल जो सोच है उसको यूज करेंगे बच्चे, अपना अपना रीजन दे कि ऐसा है तो क्यों हुआ। तो इससे क्या है, बच्चे
अपने पॉइंट ऑफ व्यू है टीचर के सामने रखेंगे एंड टीचर क्या कहा था थर्ड ऑप्शन, टीचर शुड आस्क स्टूडेंट टू थिंक अबाउट द रीजन फॉर द राउंड शेप ऑफ स्टेम, एंड डी था टीचर शुड टेक स्टूडेंट फॉर अ गार्डन विजिट एंड आस्क टू ऑब्जर्व द शेप ऑफ द वेरियस स्टेम। बच्चा जो है टीचर जो है बच्चे को गार्डन में लेके जाए एंड उसको कहे कि कुछ से ऑब्जर्व करे प्लांट्स की जो स्टेम्स है वो किस शेप की हैं। तो इसमें सी और डी जो है राइट ऑप्शन होंगे, सी और डी जो कि गिवन है ऑप्शन नंबर थर्ड में। अध्यापक को विद्यार्थियों से तने के गोल आकार होने का कारण सोचने के बारे में कहना चाहिए। अध्यापक को विद्यार्थियों को बाग में घुमाने ले जाना चाहिए तथा विभिन्न तनों के आकार देखने के लिए कहना चाहिए। तो सी और डी जो है राइट आंसर होंगे आपके इस क्वेश्चन के। नेक्स्ट क्वेश्चन है Which of the following method can be effective in transaction of EVS? निम्नलिखित में से कौन सी विधियां पर्यावरण अध्ययन के संपादन में प्रभावी हो सकती हैं? चॉक एंड टॉक मेथड, लेक्चर मेथड, रोल प्ले या स्टोरी टेलिंग। तो रोल प्ले और स्टोरी टेलिंग जो है ना बेस्ट मेथड है बच्चों को पढ़ाने के लिए, सिखाने के लिए। तो ऑप्शन नंबर 3 सी और डी भूमिका निर्वहन और कहानी सुनाना इज द राइट मेथड। ये बच्चों को कोई भी चीज इफेक्टिवली आपको सिखानी है तो ये दोनों मेथड बेस्ट मेथड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन ईवीएस टीचर आस्क्ड स्टूडेंट टू राइट अ पोएम डिस्क्राइबिंग देयर मदर। Pami read her poem, My mother is sweet like sugar and honey. Some students don't know the meaning of sugar and honey. What will you do if you Pami's teacher? एक पर्यावरण अध्ययन अध्यापक विद्यार्थियों को उनकी मम्मी का वर्णन करने वाली कविता लिखने को कहती है। पम्मी अपनी कविता पढ़ती है, मेरी मम्मी मीठी है जैसे मिष्टी दोई। कुछ विद्यार्थी मिष्टी दोई का अर्थ नहीं जानते हैं। यदि आप पम्मी के अध्यापक है तो क्या करेंगे? तो आप क्या करोगे? ब्रिंग शुगर एंड हनी एंड मेक द स्टूडेंट ईट। शुगर और हनी लाएंगे, बच्चों कहेंगे खा के देखो इसको। टेल स्टूडेंट मीनिंग ऑफ शुगर एंड हनी इन लोकल लैंग्वेज। ब्रिंग शुगर एंड हनी एंड शो देम टू स्टूडेंट्स। एक्सप्लेन स्टूडेंट हाउ शुगर एंड हनी आर मेड। आप क्या करोगे? बच्चों को समझ नहीं आया, इट मीन्स उसको लैंग्वेज प्रॉब्लम है, तो आप उसको लोकल लैंग्वेज में उन चीजों का मतलब बताएंगे। शुगर और हनी का जो वहाँ की लोकल लैंग्वेज है उसमें मतलब सिखाएंगे, तो बच्चा जो है इसलिए उन चीजों को समझ पाएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड जो है राइट आंसर है कि विद्यार्थियों को मिष्टी दोई का अर्थ स्थानीय भाषा में बताएंगे। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मिनट, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड ईवीएस करिकुलम एट प्राइमरी लेवल इज 2 कि जो प्राथमिक स्तर पर एक अच्छे पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यचर्या की विशेषता है वो क्या है? एंगेज लर्नर इन इन्वेंटिंग न्यू प्रोडक्ट्स, बच्चा जहाँ नई इन्वेंशन करे। फोकस ऑन एक्वायरिंग नॉलेज। डेवलप सोशो इमोशनल स्किल्स लर्नर्स। हेल्प लर्नर टू अर्न देयर लाइवलीहुड। तो राइट ऑप्शन होगा कि बच्चे में सोशली और इमोशनल चीजों, बच्चा सोशली और इमोशनली दोनों ही जो स्किल्स हैं उसकी वो डेवलप हो पाए, इस तरह से आप करिकुलम को बनाओगे। विद्यार्थियों को सामाजिक भावनात्मक कौशलों को विकसित करना, ठीक है। सोशली भी चीजों को सीखे, इमोशनली भी चीजों को सीखे, मतलब दोनों ही स्किल्स उसमें डेवलप हो, इस तरह से आप करिकुलम को फ्रेम करोगे। तो राइट ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये लास्ट क्वेश्चन है आपकी आज की क्लास का, और ये 60th क्वेश्चन है ना कि 50, ठीक है। तो 30 क्वेश्चन हमारे थ्योरी के हो गए और ये 30th क्वेश्चन आपका ईवीएस का है, तो इस तरह से 60 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए हैं। In EVS, group discussion should be conducted. This create meaningful knowledge. Which of the following statement best describe this fact? कि जो EVS है ना उसमें ग्रुप डिस्कशन जो है वो होना चाहिए। पर्यावरण अध्ययन में समूह चर्चा करानी चाहिए, इससे सार्थक ज्ञान का निर्माण होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन इस तथ्य की सर्वोत्तम व्याख्या करता है? Learning is facilitated due to social contact. Thoughts and experiences are shared with others. Every child is free to express his or her view. Every response is accepted without criticism. तो ग्रुप डिस्कशन इसलिए होना चाहिए ताकि जो बच्चे हैं ना अपने थॉट्स और एक्सपीरियंस को एक दूसरे के साथ बेझिझक शेयर कर पाएं। थॉट्स, विचार और अनुभव दूसरों के साथ साझा किए जाते हैं, दैट्स व्हाई ईवीएस में ग्रुप डिस्कशन होना चाहिए। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। ओके, तो आपके 60 क्वेश्चन हमने कर लिए कंप्लीट, और आई होप ये जो 60 क्वेश्चन हमने किए हैं काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और इसको एक पेपर की तरह लगाया है हमने, काफ़ी डिटेल्ड मैंने एक्सप्लेनेशन दी है। एक पेपर की तरह लगाना था आपको और देखना था कि कितने क्वेश्चन आप सॉल्व कर पा रहे हो। तो 60 में से आपने कितने क्वेश्चन स्कोर किए
वो आपको एक आइडिया हो जाएगा कि किस तरह की आपकी तैयारी हुई है। और अब तो 1 या 2 दिन बचे हैं, कईयों का 7th को है पेपर, कईयों का 8th को है, एंड टुडे इज 5th, तो 6th 7th बस एक दिन ही कल का दिन है, बाकी 2 दिन तो आपके एग्जाम है। सो ऑल द बेस्ट। एक लास्ट सेशन आपको और मिलेगा साइंस का, फिर इसके बाद हम मिलेंगे पेपर के बाद, ठीक है। चलिए, तो ये नोट्स मिल जाएंगे आपको टेलीग्राम चैनल रिशु साइंस अकेडमी पे, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगी, और इसका लिंक आपको हाँ डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, रिशु साइंस अकेडमी, तो यहाँ से आप ज्वाइन कर लेना। बाकी सारे नोट्स जितनी भी चीज़ें मैंने अभी तक कराई हैं, चाहे वो पेपर 2 की हों या पेपर 1 की हों, वो सारी चीज़ें यहाँ दी गई हैं। अब इतना टाइम तो आपके पास है नहीं कि आप सारी चीज़ों को एक्सप्लोर करो, बट जितना आपने पढ़ा है उस पर भरोसा रखिए, खुद पे भरोसा रखिए कि आपने जो भी पढ़ा है वो सही पढ़ा है। जरूरी नहीं यहीं से पढ़ा हो, कहीं से भी पढ़ा हो या बुक से पढ़ा हो, एंड एनसीईआरटी तो बेस्ट सोर्स है ही। तो आई होप कि सबका पेपर अच्छा हो जाए, सब अच्छा स्कोर कर ले, सबका सीटेट क्लियर हो जाए। एंड चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।